गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं इतिहास सेकेंड चैप्टर लेखन कला एवं शहरी जीवन। इसके बारे में लेखन कला एवं शहरी जीवन एक प्राचीन सभ्यता जिसको हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। एक प्राचीन सभ्यता जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसकी हम समय अवधि की बात करें तो 3200 ईसा पूर्व की है। इसकी समय अवधि क्या है? 3200 ईसा पूर्व की है। और वर्तमान में है ना, जैसे कि कल की कक्षा में इसके बारे में चर्चा हुई थी कि क्या है, वर्तमान में हम इस सभ्यता को, है ना, या इस सभ्यता का जहाँ पे जन्म हुआ था इस स्थान को हम वर्तमान में इराक के नाम से जानते हैं। आज हम लोग इस इराक या मेसोपोटामिया की सभ्यता के भौगोलिक स्थिति, है ना, और उनकी भौगोलिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता या इराक की जो जलवायु है वो विभिन्नताएं हैं। कैसे विभिन्नता है कि इस मेसोपोटामिया की सभ्यता को यहाँ की जो फरात नदी है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का क्या था, जीवन रेखा था, ये जीवन रेखा इनको दो भागों में बांटती है, जिसको हम लोग उत्तरी मेसोपोटामिया, जिसको हम लोग क्या उत्तरी मेसोपोटामिया और दक्षिणी मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। और इन दोनों क्षेत्रों की जो जलवायु है उन जलवायु में काफी भिन्नता देखने को मिलती है। यदि हम उत्तरी क्षेत्र की बात करें मेसोपोटामिया की, जहाँ पे हरे भरे ऊंचे नीचे घास के मैदान मिल जाएंगे, पर्वत मिल जाएंगे, सुंदर सुंदर झरने, नदियाँ मिल जाएंगी, और इन्हीं नदियों से इस क्षेत्र को उपजाऊपन मिले हैं। इसके वजह से इस क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता काफी अधिक रही है। ठीक है। इनकी जो दक्षिणी क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जलवायु उत्तरी क्षेत्र से काफी क्या है, भिन्न है, बिल्कुल अपोजिट मान के चलते हैं, है ना, काफी भिन्न है। और इन दोनों क्षेत्रों को कौन, ये जो फरात नदी है, कौन सी नदी, ये फरात नदी इस मेसोपोटामिया को उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में बांटती है। साथ में जो फरात नदी की यदि हम बहाव की बात करें, वो उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। कैसे बहती है? बहती है नदी उत्तर से दक्षिण की ओर ये नदी बहती है। तो इस प्रकार से मेसोपोटामिया सभ्यता की ये भौगोलिक क्या है, विशेषता है। यदि इनकी भौगोलिक विशेषता की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये जो नदी है, कौन सी नदी, फरात नदी, इनको दो भागों में क्या किए हैं, बांटते हैं, जिसको हम लोग उत्तरी मेसोपोटामिया और दक्षिण मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। उत्तरी मेसोपोटामिया को, जो उत्तरी मेसोपोटामिया है, वहां पे असीरियन सभ्यता का जन्म हुआ था। जहाँ पे असीरियन सभ्यता का जन्म हुआ था, क्योंकि 1100 ईसा पूर्व के आसपास ये असीरियन लोग इस उत्तरी क्षेत्र में, मेसोपोटामिया के उत्तरी भाग में ये असीरियन लोग क्या कर लिए, अधिकार कर लिए। इसलिए इस क्षेत्र को, उत्तरी मेसोपोटामिया को असीरियन के क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। वहीं जो दक्षिणी मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है, जिसको सुमेरियन के नाम से जाना जाता है या सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, और अक्कादी सभ्यता के नाम से। क्लियर हुआ? मेसोपोटामिया की सभ्यता एक देश की सभ्यता या एक राजवंश की सभ्यता नहीं है, अपितु इस स्थान पे, मेसोपोटामिया के स्थान पे, जैसे कि पूर्व की कक्षा में इसके बारे में चर्चा किए थे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में बहुत सारी सभ्यताओं का जन्म और पतन हुआ था, है ना। तो उनमें से, उन बहुत सारी सभ्यताओं में एक हो गया असीरिया हो गया, जो उत्तरी क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, है ना, इस क्षेत्र पे इनका अधिकार हुआ था। दूसरा दक्षिणी मेसोपोटामिया का क्षेत्र है, वहां पे सुमेरियन, अक्कादी जैसे सभ्यताओं का जन्म हुआ था। और आगे चल के 2000 बीसी के पास, है ना, 2000 ईसा पूर्व के आते आते इसी सभ्यता को, सुमेरियन और अक्कादी सभ्यता को बेबीलोनियन सभ्यता के नाम से संबोधित करने लगे। और समग्र रूप से ये बेबीलोनियन, अक्कादी, सुमेरी, है ना, असीरिया, ये टोटली जो सभ्यता है जिनका जन्म नदी के मध्य वाली भाग, जिसको यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं, इस सभ्यता के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। और इस सभ्यता की, मेसोपोटामिया सभ्यता की जो सबसे प्रथम ज्ञात भाषा थी, वो ज्ञात भाषा क्या थी, सुमेरियन थी। क्लियर हुआ?
मेसोपोटामिया सभ्यता की सर्वप्रथम जो ज्ञात की भाषा रही है वो क्या रही है, सुमेरियन रही है। और बाद में सुमेरियन भाषा का स्थान अक्कादी भाषा ने ले लिया, जो इसके सिकंदर महान के 321 ईसा पूर्व के आते आते तक चलता रहा। इसके बाद से हिब्रू भाषा, जो आजकल अफगानिस्तान के लोग बोलते हैं ना, हिब्रू भाषा का चलन चालू हो गया उस क्षेत्र में। तो इस तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता की भौगोलिक विशेषताएं बनती हैं। दूसरा देखते हैं शहरी जीवन एवं शहरों का विशेषता। मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की विशेषता, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता विभिन्नताओं का देश है, जहाँ की जलवायु में काफी विभिन्नताएं हैं। इसलिए उत्तरी भाग में क्योंकि खाद्य संसाधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है और दक्षिणी भागों में खाद्य संसाधनों की कमी है और खनिज संसाधनों की उपलब्धता है। क्लियर हुआ? यहाँ पे दो बातें हैं। पहला, उत्तरी भाग में क्या है, खाद्य संसाधन, इनकी उपलब्धता है उत्तरी भाग में। तो दक्षिणी भाग में खनिज संसाधन की, किसके, खनिज संसाधन की उपलब्धता है। तो इसलिए इन क्षेत्रों में, है ना, जहाँ पे खाद्य संसाधनों का उपलब्धता है, वो अपने खाद्य संसाधन के बदले में खनिज संसाधन प्राप्त करते हैं। दक्षिणी क्षेत्र के मेसोपोटामिया के लोग उत्तरी क्षेत्र से खाद्य सामग्री को प्राप्त करते हैं और बदले में खनिज संसाधन देते हैं। तो इस तरह से, है ना, एक व्यवस्था बनती है। क्लियर हुआ? जिनको हम लोग व्यापार या विनिमय के नाम से जानते हैं। और इसके साथ साथ शहरी जीवन में का बसाव होने लगा। शहरी जीवन कैसे बना? जिन स्थानों पर इन सामग्रियों की उपलब्धता आसानी से होने लगी, बहुतायत मात्रा में होने लगी, वहां धीरे धीरे बस्ती, कस्बों और कस्बों के बाद शहरों का विकास होने लगा और इन क्षेत्रों में आसानी से वस्तुएं उपलब्ध होने लगी। इन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में कई तरह के संगठन का भी जन्म हुआ। और इसके साथ साथ इस शहरी जीवन की जो सबसे प्रमुख विशेषता है, शहरी जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता क्या निकल के आती है, वो है श्रम विभाजन। शहरी जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता है इनका श्रम विभाजन, अर्थात किसी एक कार्य को, है ना, पूरी तरह संपन्न कराने के लिए बहुत सारे लोगों के द्वारा श्रमों का या कामों का बंटवारा होना ही श्रम विभाजन कहलाता है। एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि कोई कृषक है, कृषक का मुख्य कार्य क्या होता है, कृषि। अब कृषक को, किसान को कृषि कार्य करना है, तो कृषि कार्य में, कंप्लीट कृषि कार्य में बहुत सारी चीजों का समावेश होता है। जैसे किसान है, कृषि कार्य करेगा, तो कृषि कार्य करने के पहले उनको हल चलाना होगा खेत पे। तो हल का निर्माण किसान तो नहीं कर सकता, हल का निर्माण कौन करेगा, बढ़ाई करेगा। काम में विभाजन हो गया, श्रम विभाजन हुआ। अब बढ़ाई हल बनाए निर्माण तो करेंगे, लेकिन लकड़ी बढ़ाई नहीं ला सकते, तो लकड़ी काटने के लिए लकड़हारा चाहिए। लकड़हारे का काम दूसरा हो गया, बढ़ाई के काम केवल हल बनाने का हो गया। हल में जैसे फाल लगता है या कृषि कार्य को करने के लिए बहुत सारे औजार लगते हैं, वो औजार कौन निर्माण करेगा, तो लोहार है ना, वो औजार निर्माण करेगा। लेकिन लोहार को वैसी धातु या लोहे की धातु वो स्वयं पैदा नहीं कर सकता, वो लोहे की धातु को वो बाहर से परचेस करेगा, बाहर से खरीदेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इन सारी चीजों में मजदूरी लगेगी, बीज लगेंगे, खाद लगेंगे। तो इस तरह से अलग अलग कार्यों को अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, क्रियान्वयन किया जाता है। इसी से जो व्यवस्था बनती है या इसी विभाजन को श्रम विभाजन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये प्रारंभिक जो शहर है, शहरीकरण है, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी श्रम विभाजन। क्लियर हो गया होगा? तीसरा देखते हैं लेखन कलम शहरी जीवन का। शहरों में सामानों का क्या है, आवाजाही, सामानों का आवाजाही, क्योंकि जो मेसोपोटामिया की जो संस्कृति है, यहाँ पे खाद्यान्नों की क्या थी, पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता थी और खनिज संसाधनों की कमी थी। अतः खनिज संसाधनों को प्राप्त करने के लिए मेसोपोटामिया सभ्यता कालीन लोग अपने खाद्य संसाधनों को क्या करते थे, व्यापार करते थे। अब क्योंकि वस्तुओं का एक्सचेंज हो रहा है, वस्तु विनिमय हो रहा है, इसलिए सामानों के आवाजाही या व्यापार के कारण बहुत सारे संगठनों का जन्म हुआ। जैसे व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, इनकी आवश्यकता पड़ने लगी और इन्हीं आवश्यकताओं को पूरी करने लगी।
जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेसोपोटामिया के उत्तरी क्षेत्र में सामान की आवाजाही करने के लिए, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पशुवाहक चाहिए, है ना, बैलगाड़ी चाहिए, क्योंकि सामान को बहुत सारी संख्या में है तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। तो बैलगाड़ी के लिए बैल चाहिए, उसको खींचने के लिए बैल की कीमतें बढ़ गई। इस तरह से जो वस्तु होती थी इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए परिवहन का जो खर्च होता था, परिवहन व्यय होता था, वो अत्यधिक होता था, जिसके कारण कोई भी वस्तु काफी महंगी बिकती थी। अतः मेसोपोटामिया निवासियों ने इसका एक सरल सा रास्ता निकाला, वो है जल मार्ग, नदियों के मार्ग, है ना, दजला फरात नदी, है ना, इस नदी और नहरों के माध्यम से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम खर्च में आसानी से क्या किया जाता, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। इसलिए इस फरात नदी को मेसोपोटामिया सभ्यता में विश्व प्रमुख व्यापारिक मार्ग या मेसोपोटामिया सभ्यता कालीन विश्व की सबसे प्रमुख व्यापारिक जल मार्ग था। किसको, फरात को इसके व्यापारिक जल मार्ग के नाम से जानते हैं। इस तरह से सामानों का आवाजाही करते थे। क्लियर हुआ। आगे हम लोग देखते हैं इनके लेखन कला एवं साक्षरता को। आगे देखते हैं मेसोपोटामिया की लेखन कला और साक्षरता। तो मेसोपोटामिया सभ्यता कालीन लोगों को लेखन कला सीखने के लिए उनकी लिपि को बहुत सारे चिन्हों को समझना पड़ता था और लेखन कला काफी ध्यानपूर्वक किया जाता था। क्यों किया जाता था? जो मेसोपोटामिया कालीन जो लेखन कला है इनको हम लोग क्यूनिफॉर्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कि कला को, लेखन कला को या लिपि को क्यूनिफॉर्म, जो लैटिन भाषा का शब्द है। क्यूनिफॉर्म क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, क्यूनियस और फोर्मा। इसके क्यूनियस और फोर्मा, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ क्यूनिफॉर्म है, जो मेसोपोटामिया सभ्यता कालीन लोगों की क्या हुआ करती थी? लेखन की कला या लिपि हुआ करती थी, जिसको हिंदी में हम लोग कीलाकार लिपि के नाम से जानते। किस नाम से जानते हैं? कीलाकार। क्यूनियस मतलब होता है खूंटी, क्यूनियस मतलब क्या होता है? खूंटी। और फोर्मा मतलब होता है आकार। इसकी खूंटी और आकार। इस तरह से मेसोपोटामिया सभ्यता कालीन लोगों की अपनी समाज की अलग अलग भाषाएं होती थी और इन भाषाओं को व्यवस्थित रूप से लिखने के लिए ये लोग जिस लिपि का प्रयोग करते हैं, अपनी भाषाओं की अभिव्यक्ति के लिए चित्रों के माध्यम से जिस लिपि का प्रयोग करते हैं, हम इस लिपि को क्यूनिफॉर्म या कीलाकार लिपि के नाम से जानते हैं। कीलाकार या क्यूनिफॉर्म लिपि लेखन काफी दुष्कर होता था। इसको लिखने से पहले, तैयार करने के पहले क्या किया जाता था? सबसे पहले मिट्टी ली जाती थी, मिट्टी को गीला कर गूंथा जाता था। गूंथने के बाद एक व्यास शेप दिया जाता था, एक आकृति दिया जाता था। ठीक है, मिट्टी को गूंथकर एक पतली पट्टी की भांति एक आकृति दी जाती थी और इस पट्टी में सरकंडे से, ठीक है, इस पट्टी में सरकंडे की नोक से दबा के उनको प्रेस करके उस पे चिन्हों को, आकृति को उकेरा जाता था या लिखा जाता था जब मिट्टी क्या होती थी? गीली होती थी। क्लियर हुआ? गीली मिट्टी की पट्टिकाओं पर सरकंडे की नोक से उनको क्या आकृतियां बनाई जाती थी, जैसे मछली, नाव, अनाज, गेहूं, बैल। इनकी आकृतियों के माध्यम से अपनी ध्वनियों को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त मेसोपोटामिया कालीन लोग करते थे। इसी कला को लेखन कला के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर हुआ? मेसोपोटामिया कालीन लोगों की लेखन कला। तो मेसोपोटामिया कालीन लोगों की लेखन कला कैसी थी? कीलाकार लिपि। कैसी थी? कीलाकार, जो यूनानी भाषा या लैटिन भाषा के क्यूनिफॉर्म शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है खूंटी और आकार। तो इस कीलाकार में मिट्टी की पतली पट्टिका का निर्माण किया जाता था और जब मिट्टी गीली होती थी तो सरकंडे की नोक से इस पट्टिका की दोनों तरफ अक्षर
या क्या कहते हैं, चित्र को डिजाइन किया जाता था, लिखा जाता था और इसको धूप में सुखा दिया जाता था। जब ये सूख जाता था तब इसका उपयोग लेखन कला की पट्टी के रूप में किया जाता था। इस प्रकार से लेखन कला एवं शहरी जीवन इराक की प्राचीन सभ्यता, जिनको हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के लेखन कला के प्रयोग के बारे में। यहाँ पे एक प्राचीन कथा चलती है। कहाँ पे कथा चलती है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में लेखन कला के सर्वप्रथम प्रयोग को लेकर एक कथा चलती है जो गिलमेक्स महाकाव्य में वर्णित है। किसमें? गिलगेमिस महाकाव्य में मेसोपोटामिया के लेखन कला के प्रथम प्रयोग के बारे में वर्णित किया हुआ है। क्या वर्णित किया हुआ है कि मेसोपोटामिया सभ्यता कालीन लोग, है ना, जो उरुक के जो लोग थे, प्रमुख नगर कौन सा था? उरुक था। यहाँ के लोग अपने नगर पर, अपने शहर पर गर्व करते हैं और यहाँ के जो राजा हुए थे, प्रसिद्ध राजा हुआ था जिनका नाम था एनमरकर, जिसका क्या नाम था? एनमरकर। इन्होंने इस शहर में, उरुक शहर में सर्वप्रथम जब मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसको, मंदिर को सजाने के लिए बहुमूल्य पत्थरों की आवश्यकता पड़ी। इसलिए इन्होंने अपने दूत को अरट्टा नामक शासक के पास भेजा और वो उनका दूत वहां से किसी प्रकार से कोई सामग्री नहीं ला पाया। क्यों नहीं ला पाया? क्योंकि वो अपनी बातों को वहां तक अभिव्यक्त नहीं कर पाया। अतः एनमरकर ने अपने हाथों से सबसे पहले गीली मिट्टी की पट्टी का निर्माण किया। फिर उनको जिन बहुमूल्य चीजों की आवश्यकता थी उनकी आकृति वहां पे बनाई पट्टी में, फिर उसको सुखा के फिर दोबारा अरट्टा के पास भेजा। तब एनमरकर के दूत ने मंदिर बनाने के लिए वो बहुमूल्य चीजें प्राप्त की। तो इस प्रकार की कथा पहली लेखन कला के प्रयोग के बारे में उरुक के जो राजा था, उरुक के जो क्या था? शासक था, इसके बारे में जो क्या, कौन था? एनमरकर था। इनके बारे में एक महाकाव्य है। क्या महाकाव्य? गिलगेमिस में वर्णन मिलता है। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, गिलगेमिस क्या है? तो गिलगेमिस क्या है? मेसोपोटामिया सभ्यता के, है ना, उरुक नगर के शासक एनमरकर के बारे में लिखा हुआ एक महाकाव्य है, जिसमें राजा एनमरकर के लेखन कला का प्रथम प्रयोग और उरुक नगर के लोग अपने महाकाव्य गिलगेमिस, है ना, क्या उरुक नगर के लोग अपने नगर पर क्या करते हैं? गर्व करते हैं। ऐसी चीजें, ऐसी कथा इस गिलगेमिस महाकाव्य में वर्णित या लिखा हुआ है। तो इस तरह से 11वीं इतिहास दूसरे चैप्टर लेखन कला एवं शहरी जीवन, ये लेखन कला के बारे में हो गया। मेसोपोटामिया कालीन लोगों को लेखन कला हो गया। ठीक है, कल की कक्षा में इसकी शहरी जीवन और शहरों के निर्माण के साथ कौन कौन सी नई नई संस्थाओं का जन्म हुआ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे।